सरपंच जी, गांव में जितनी भी चोरियां हुई हैं, हम सबको शक है कि उनमें आपका भी हाथ है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं गांव का सरपंच हूँ, गांव के हर बड़े फैसले लेता हूँ और तू मुझ पर ही गलत आरोप लगा रहा है। सरपंच जी, मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगे, लेकिन आज मैं सबको कुछ दिखाना चाहता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गरीब किसान महेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी 2 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वो घर का गुजारा करता था। अरे सुलेखा, गाय को चारा डाला कि नहीं? अभी कहाँ जी, जो घास काट कर लाई थी वो तो खत्म हो गई है। अब फिर से लेने जाऊंगी तभी गाय को चारा मिलेगा। अरे सुलेखा, इन गायों का अच्छे से ख्याल रखा करो। अगर पेट भर खाना नहीं खाएंगी तो दूध कैसे देंगी? हाँ जी, वो तो मुझे पता है। इनके दूध से ही तो हमारे घर का गुजारा चलता है। आप चिंता मत करो, मैं अभी खाली मैदान से घास काट लाती हूँ। ठीक है, काट लाओ। मैं भी थोड़ा खेतों से होकर आता हूँ। कुछ देर बाद महेश खेतों की तरफ चला जाता है और सुलेखा घास काटने के लिए निकल जाती है। अगले दिन सुबह सुबह महेश गायों का दूध निकालने की तैयारी कर रहा होता है। चलो मेरी प्यारी गायों, अब दूध निकालने का समय हो चुका है। फिर मुझे दूध बेचने भी जाना होगा। अरे सुलेखा, दूध वाली बाल्टी तो लाना। कुछ देर बाद सुलेखा झोंपड़ी में से बाल्टी लेकर आ जाती है। ये लो जी। अरे भाग्यवान, इसमें थोड़ा पानी तो ले आती, थोड़ा गाय के थन भी साफ कर देता। अरे माधव चाचा तो अपनी गाय का थन अच्छे से साफ करके ही दूध निकालते हैं। क्या पता थन के बैक्टीरिया दूध चले जाएं और फिर दूध पीने वालों खराब हो जाए। हाँ जी, आपकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है। रुको, मैं अभी पानी ले आती हूँ। अच्छा सुनो, वो दूध वाला डिब्बा भी लेते आना। अब तो दूध ले जाने का समय भी हो गया है। मुझे जल्दी से गांव में दूध बेचने भी जाना होगा। ठीक है जी, अभी लाई। गाय का दूध निकालने के कुछ देर बाद महेश डिब्बे में दूध भरकर साइकिल पर रख लेता है और उसे बेचने के लिए गांव की तरफ निकल जाता है। दूध ले लो दूध, ताजा ताजा दूध ले लो। दूध ले लो दूध, ताजा ताजा दूध ले लो। अरे भैया, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आज आने में इतना समय क्यों लगा दिया? हाँ भैया, आज तो सच में देरी हो गई है। वो क्या है ना, आज सुबह थोड़ा देरी से आँख खुली थी, इसी वजह से थोड़ा देर से आया हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मेरा आधा किलो दूध कर दो। अब महेश अपने डिब्बे में से दूध निकालने लगता है और कमलेश से बातें भी कर रहा होता है। वैसे भैया, अब तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो परिवार के लिए थोड़ा ज्यादा ही दूध ले लिया करो। अभी तो आधा किलो में पूरा परिवार पी लेता है। वैसे भी हमारा कौन सा बड़ा परिवार है, हम 3 लोग ही तो हैं। बाकी जब ज्यादा दूध की जरूरत होगी तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगी। चलिए ठीक है, अभी गांव के लोगों को भी दूध देना है, तो मैं चलता हूँ। अब महेश अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए गांव के अंदर चला जाता है और लोगों को दूध देने लगता है। फिर कुछ घंटों बाद वो अपने घर लौट जाता है। गए आप? आज कितने पैसे मिले? क्या पैसे मिलेंगे सुलेखा? जिनका ज्यादा दूध होता है वो तो दूसरे दिन पैसे देते हैं। अब कम दूध में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद मिल ही जाएंगे। हाँ वो तो है। चलो अब मुझे खेतों पर भी जाना है। ठीक है जी, मैं भी खाना बना लेती हूँ। समय बीतता जा रहा था, सर्दियाँ और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। लोगों का खेतों पर जाना भी मुश्किल वाला काम हो चुका था। उफ, इतने कम समय में इतनी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। हमारी तो छोड़ो, जरा गायों के बारे में सोचो। बेचारी बाहर कैसे ठंड सहती होंगी। हाँ सुलेखा, मैं कल से बोरी और लकड़ियों का इंतजाम कर देता हूँ। कल ही बोरी से गायों को ढक दूंगा और लकड़ी को गाय के पास ही जलाकर रख दूंगा। इससे हमारी गाय का शरीर गर्म रहेगा। ठीक है जी। अगले दिन महेश गाय के पास गर्मी की व्यवस्था करता है, लेकिन फिर भी अचानक से उसकी दोनों गायों की हालत खराब हो जाती है और इसी कारण दोनों गायों ने दूध भी देना बंद कर दिया था। अब क्या होगा जी? अब तो गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। चिंता मत करो सुलेखा,
फसल कटाई के बाद 2-3 कुंटल गेहूं बेचकर कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। तब तक हमारा गुजारा चल ही जाएगा। उधर दूसरी तरफ गांव में ही रमेश लकड़ियां बेचकर गुजर बसर करता था। ओहो, इस पेड़ की लकड़ी काफी सख्त हो चुकी है। ऊपर से मेरी कुल्हाड़ी की नोक भी लगभग खत्म हो गई है। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, सबसे पहले इसे किसी पत्थर पर रगड़ लेता हूं। कम से कम इसमें कुछ धार तो आ जाएगी, फिर लकड़ियां काटने में आसानी हो जाएगी। कुछ देर बाद रमेश फिर से लकड़ियां काटने लगता है। और फिर घर लौट जाता है। अगले दिन सुबह जब वो लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाता तो बाजार में पहले से ही कई लोग मौजूद होते हैं। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सर्दी से बचाव करने के लिए लकड़ियां ले लो। फिर रमेश चारों तरफ देखते हुए उदास हो जाता है। आवाज लगाते हुए इतनी देर हो गई, कोई भी ग्राहक मेरे पास नहीं आता और दूसरे लकड़ी वाले के पास तो ग्राहक भरे पड़े हैं। समझ नहीं आता कि कोई ग्राहक मेरे पास क्यों नहीं आता। अब रमेश फिर से लकड़ी बेचते हुए आवाज लगाने लगता है, लेकिन एक आध ग्राहक ही आते हैं। इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक 60 रुपए ही बने हैं। लगता है अब तो रात तक लकड़ियां बेचनी पड़ेंगी। धीरे धीरे रात भी हो जाती है। रमेश ठिठुरता हुआ लकड़ियां बेचने में लगा था। उफ, अब तो ठंडी हवा भी चलने लगी है। बाकी की लकड़ियां अब कल ही बेचूंगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ देर बाद रमेश घर की तरफ चला जाता है। इसी दौरान गांव में चावल की फसल की कटाई भी शुरू हो जाती है। रमेश के पास भी थोड़ा खेत होता है। वो चावल को बोरियों में भरकर अपने घर में रख देता है। एक दिन उसकी पत्नी कविता नए चावल का पकवान बनाने लगती है। अरे वाह कविता, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बना रही हो? जी बस नए चावल की खीर बना रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, बना लो। आज तो फिर खीर खा के मजा ही आ जाएगा। हाँ वो तो है, आखिर नए नए चावल की खीर बन रही है, इसका स्वाद ही अलग होगा। अब कविता रोज रोज नए चावल के पकवान बनाने लगती है। एक दिन सुबह सुबह रमेश देखता है कि उसके चावल की बोरी खुली होती है। अरे कविता, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ जी? अरे ये सुबह सुबह तुमने कौन सा चावल का पकवान बना दिया कि चावल की बोरी खुली छोड़ दी? इतनी सुबह सुबह मैं क्यों चावल का पकवान बनाने लगी? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? अरे ये देखो ना, चावल की बोरी का मुंह खुला हुआ है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। हो सकता है तुम कल इसे बांधना भूल गई हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हर रोज चावल की बोरी बांध देती हूँ। अरे भूल गई होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं लकड़ी बेचने के लिए निकलता हूँ। अगले दिन जब फिर से उसने बोरी की रस्सी का बांध देखा तो उसे शक हुआ। मैं रोज देखता हूँ, कभी चावल की बोरी का मुंह खुला रहता है तो कभी अलग तरह से बंधा होता है। कुछ तो बात है। और तो और, चावल भी इतनी जल्दी आधी बोरी कैसे हो सकते हैं? कहीं मेरे घर से चावल की चोरी तो नहीं हो रही? अगर ये चोरी है तो मुझे तुरंत इसके बारे में पता लगाना होगा। एक काम करता हूँ, आज इस बोरी का वजन कर लेता हूँ। कल फिर से जब इसका वजन करूँ तो सब कुछ पता लग जाएगा। कुछ देर बाद रमेश अपनी चावल की बोरी लेकर बाजार की तरफ बढ़ जाता है और वजन नपवाकर बोरी घर ले आता है। उसकी बोरी का कुल वजन 15 किलो था। अरे कविता, सुनती हो क्या? हाँ जी बोलो, क्या बात है? देखो आज तुम्हें चावल नहीं बनाना है, आज केवल रोटी दाल बना लो। क्यों जी? चावल तो हमारे यहाँ रोज बनते हैं, तो फिर आज क्यों नहीं बनेंगे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस तुम आज चावल मत बनाओ। अब कविता एक दिन चावल नहीं बनाती तो अगले दिन जब रमेश बोरी का वजन करवाता है, आखिर में उसे जिसका डर था वही होता है। बिना बनाए चावल की बोरी का वजन 12 किलो था,
जिसका मतलब था कि उसके 3 किलो चावल गायब थे। जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैली, सभी को पता चल गया कि उनके घर में भी चावल की चोरी हो रही है। इसी के चलते लोगों ने चोर का पता लगाना चाहा, लेकिन किसी को भी चोर का पता नहीं लग पाया। एक दिन रमेश रास्ते में महेश से मिलता है। अरे महेश भैया, आपके घर से भी चावल की चोरी हो रही है क्या? हाँ रमेश, गांव में जब चावल की चोरी होने लगी है तो न जाने आगे घर में क्या क्या चोरी हो जाए। मैं तो कहता हूँ अगर किसी के पास पैसे और गहने हो तो उन्हें सुरक्षित जगह रखवा दो। हाँ भैया, अब तो यही करना पड़ेगा। अगले दिन से घरों में नहीं बल्कि लोगों के जानवरों की चोरी होने लगी थी। हे भगवान, मेरी दोनों बकरियां कोई उठाकर ले गया। न जाने मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरी बकरियों की चोरी हो गई। इसी बीच महेश हरिया के घर पहुंच जाता है। क्या बात है चचा, आप उदास क्यों लग रहे हो? अरे महेश बेटा, रात में कोई मेरी बकरियां ही उठा ले गया। खेतों के अलावा यही तो कमाई का साधन थी और अब उसे भी कोई उठा ले गया। समझ नहीं आता कि उन्हें ढूंढने कहां पर जाऊं। शांत हो जाओ चाचा, आपके घर ही नहीं बल्कि गांव के कई घरों से जानवर चोरी हो गए हैं। इतनी चोरी के बाद भी चोरों का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। लोगों के घरों में चावल की चोरी तो हो ही रही थी, अब तो जानवरों की भी चोरी होने लगी है। समझ नहीं आता ये चोर आगे क्या क्या करने वाला है। खैर, आपकी दूसरी चीजों का ख्याल रखना। हाँ, ठीक कहते हो बेटा, अब हम पूरे गांव वालों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद महेश वहां से चला जाता है। अगले दिन रमेश के घर से बड़ी बड़ी लकड़ियां चोरी होने लगती हैं। इस चोरी से रमेश काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि जो ज्यादा भार की लकड़ियां होती थी वो कीमती रहती थी, लेकिन चोरी होने की वजह से अब लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं बेच पा रहा था। ऐसे कब तक चलता रहेगा? अगर गांव वालों ने चोर को नहीं पकड़ा तो गांव में चोरियां और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। कोई न सही, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन रमेश गांव वालों के साथ मिलकर हर घर की तलाशी लेता है, लेकिन किसी के पास भी लोगों का सामान नहीं मिला। इसी के चलते गांव वालों ने फैसला लिया कि वो अब रात में जागकर पहरे करेंगे, लेकिन इस तरह चोर का कोई पता नहीं चल पाया। अरे महेश भैया, कैसे हो? क्या बताऊं रमेश, गांव में होने वाली चोरियों ने तो दिल दहला रखा है। हाँ वो तो है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सब ठीक लग रहा है। ऐसा लगता है कि चोरी रुक गई हो। इस तरह से कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब लोगों ने पहरेदारी में ढील दी तो फिर से चोरी शुरू हो गई। एक दिन रमेश सुबह सुबह भोर में जाग जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी झोपड़ी के बाहर गाय की आहट सुनकर चौकन्ना हो जाता है। ये तो किसी गाय की आहट लगती है। कहीं गांव की गाय छुटकर मेरी तरफ तो नहीं आ गई। एक बार बाहर जाकर देखता हूँ। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर का नजारा देखकर उसके कदम एक जगह ही रुक जाते हैं, जैसे उसने किसी आदमी को गाय ले जाते हुए देख लिया हो। ये तो कोई आदमी गाय ले जाता हुआ दिख रहा है। कहीं ये असली चोर तो नहीं है? हाँ, हो भी सकता है। एक काम करता हूँ, मैं इसका पीछा करता हूँ। अब रमेश दबे कदमों से उस आदमी के पीछे लग जाता है। काफी देर तक चलते हुए दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उस आदमी को रमेश के कदमों की आहट महसूस होती है। इसी दौरान रमेश एकदम से पेड़ के पीछे छिप जाता है। जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उसे शक हो चुका था कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी के चलते उसने अपना रास्ता बदल दिया। उधर रमेश ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि असली चोर यही है। अब रमेश चालाकी से उस चोर को दबोच लेता है और फिर गांव वालों के सामने पकड़ लाता है। चोर ने एक काला कंबल ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। लेकिन जब गांव वालों ने उसके चेहरे से कंबल हटाया तो लोगों को पता चला कि ये गांव का रघुनाथ है, जो काम धंधा कुछ भी नहीं करता था। ये तो रघुनाथ है। इसका मतलब गांव में चोरी तू ही करता था। अरे कुछ तो शर्म कर लेता। लोग इतनी मेहनत से अनाज और पशु पालते हैं और तू एक ही रात में उन्हें चोरी करके ले जाता है। हमें इसे राजा के हवाले कर देना चाहिए। हाँ रमेश,
अब इसे राजा के पास कैद खाने में बंद करवाना ही सही है, तभी गांव में चोरी बंद होगी। कुछ समय बाद गांव वाले रघुनाथ को पकड़कर राजमहल ले जाते हैं और उसे कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। अब गांव में चोरी रुक जाती है, सब लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर से चोरी शुरू हो जाती है। इसका मतलब था कि चोर कोई और भी था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तभी एक दिन जमींदार के घर में बड़ी चोरी हो जाती है। अरे रमेश, तूने सुना क्या? जमींदार के घर में चोरी हो गई है। नहीं भैया, मुझे तो आपके मुंह से ही पता चल रहा है। घर में रखे सारे पैसे और गहने चोरी हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस बार चोर कौन हो सकता है? यही तो दुविधा है। कौन ऐसा बड़ा चोर आ गया जो सीधे जमींदार के घर पर हाथ डाल गया? देखो जमींदार जी क्या कदम उठाते हैं। मेरा तो कहना है इस बार भी मामला राजमहल भेजना चाहिए। ये तो जमींदार ही तय करेंगे। कुछ देर बाद रमेश घर लौट रहा होता है कि रास्ते में जमींदार मिल जाते हैं। अरे जमींदार जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपके यहाँ चोरी हो गई? हाँ रमेश, इस चोरी ने तो मुझे लुटा दिया। मेरी जिंदगी की कमाई चली गई। समझ नहीं आता अब क्या करूं। दिमाग काम ही नहीं कर रहा। शांत रहिए जमींदार जी, ऐसे टूटने से कुछ नहीं होगा। हमें चोर का कुछ सुराग ढूंढना होगा, तभी रास्ता निकलेगा। हम कर भी क्या सकते हैं? आप मुझे उस जगह ले चलिए जहां चोरी हुई है, शायद कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, मेरे साथ चलो। हवेली पहुंचकर रमेश चोरी वाली जगह देखता है और उसे एक सुराग मिल जाता है। ये तो किसी ऊनी स्वेटर का धागा लगता है। वो धागा उठाकर उसकी बनावट गौर से देखता है। जमींदार जी, ये चोर के स्वेटर में से ही निकला होगा। गांव में जिस किसी के पास ऐसा स्वेटर होगा, शक उसी पर जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कुछ देर बाद रमेश धागा लेकर महेश के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है। अरे रमेश, इस रंग का ऊनी स्वेटर तो हमारे सरपंच जी पहनते हैं। सच? क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, मैं आज ही उनसे मिला था। उन्होंने यही रंग का स्वेटर पहना था। तो फिर हमें गांव वालों को इकट्ठा करना पड़ेगा और सरपंच जी से पूछताछ करनी होगी। अब रमेश और महेश सरपंच सहित पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं। सरपंच जी, गांव में जितनी भी चोरियां हुई हैं, हम सबको शक है कि उनमें आपका भी हाथ है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं गांव का सरपंच हूँ, गांव के हर बड़े फैसले लेता हूँ और तू मुझ पर ही गलत आरोप लगा रहा है। सरपंच जी, मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगे, लेकिन आज मैं सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रमेश धागा दिखाता है और फिर सरपंच के स्वेटर में उसी जगह उधड़ते धागे की मिलती जुलती जगह दिखाता है। गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। ये झूठ है। मेरा स्वेटर तो सालों से ऐसा ही है। ये मेरे स्वेटर का धागा नहीं है। सरपंच जी, अगर आप यहाँ नहीं मानेंगे तो सच और झूठ का फैसला राजमहल में होगा, और आपको पता है वहाँ जांच कड़ी होती है। आपकी इज्जत भी जाएगी और सजा भी मिलेगी, इसलिए सच बता दीजिए। नहीं, मैं राजमहल नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ चोरी मैंने ही करवाई थी, मुझे माफ कर दो। तो ये भी बताइए कि आपने गांव का सामान कहाँ छुपाया और चोरी क्यों की? उस समय लालच चढ़ गया था। मैंने रघुनाथ को अपने साथ रखा ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। रघुनाथ गांव से चोरी करके सामान और जानवरों को जंगल की एक गुफा में जमा करता था, फिर मैं उन्हें शहर में बेच देता था। तो चलिए, हमें उस गुफा तक ले चलिए। फिर गांव वाले गुफा पर पहुंचते हैं और अपना सामान और जानवर पहचान कर ले लेते हैं। बाकी सामान का गांव में बंटवारा कर दिया जाता है। इस तरह जमींदार को उसका नुकसान वापस मिल जाता है और गांव में हमेशा के लिए चोरी बंद हो जाती है।